ये कभी अपना कोई भी न समझे कि कोई मंच में यहाँ है कोई वहां है, कौन यहाँ बैठा कब यहाँ चले जाए, कब वहां बैठा यहाँ आ जाए, ये संगठन है। इसलिए सामान्य तरीके से रहना चाहिए हमेशा कार्यकर्ताओं को। पद आज है कल नहीं होगा। आपने देखे कितने मुख्यमंत्री निकल गए, नित्यानंद स्वामी जी से यहाँ तक आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे, तो ये क्रम चलता है। कितने अध्यक्ष निकल गए, हम लोग आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे, क्रम बना रहता है। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब पदों पर हम आते हैं और अपना पार्ट अदा किया, संगठन की बेहतरी के लिए अपने जमाने में काम किया, हम आगे चलेंगे। काहे की रात, काहे की लड़ाई, काहे का झगड़ा, हम सब तो एक हैं कमल के फूल के लिए, सब तो एक हैं जिनके लिए आज इकट्ठा हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सारी बातें आपने बता दी हैं, कब पैदा हुए, कब शरीर छोड़ा, सबसे कम उम्र में वह आपके यूनिवर्सिटी के वीसी बन गए, कितने विद्वान थे, किस तरह से वो राजनीति में प्रवेश किया, क्योंकि वकालत में थे। राजनीति में प्रवेश करने के बाद क्या उनको साथ दिखाई दिया समाज के लिए, क्या करना चाहिए, उस पर उन्होंने जोर मारा। ये नहीं मारा कि जोर मैं आगे नहीं आया, मुझे एमपी नहीं मिला, मुझे एमएलए नहीं मिला, मैं आगे नहीं आ रहा हूं, मुझे कुछ बना नहीं रहे हैं, मैं घर बैठ जाऊं, ये नहीं किया उन्होंने। उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य उनके सामने था, आप सब जानते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्री परिषद में भी वो रहे, आपको पता है सबको। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय देखे, जब उन्होंने देखा कि ये सरकार तो काम कर ही नहीं रही है, ये विपरीत दिशा में जा रही है, आपस में लड़ा रही है, सत्य बात बोलने पर इनको हिचक होती है, देश का जो स्वरूप है उसे छिन्न भिन्न करना चाह रही है, इससे देश की भलाई होने वाली नहीं है, सीधे सीधे खाइयां दिखाई देंगी आने वाले दिनों में, वो भविष्य दृष्टा थे। और आप देखिए वो बात धीरे धीरे सही हुई। इतने सालों के बाद लोग धाराओं में बढ़ गए, तू बड़ा मैं छोटा, तू हिंदू मैं मुसलमान, तू सिख मैं ईसाई, ये बातें पनपानी चालू करी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने। ऐसे में सबको जोड़ने के लिए, सबको एक करने के लिए हमारे लोगों ने अपना जीवन समर्पित करा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में सब कुछ बताया, ऐसे ही दीनदयाल जी ने किया। दोनों की एक सी कहानियां हैं और दोनों लगभग एक ही उम्र पर संसार से विदा लिए और दोनों ने दुनिया में इतिहास बना दिया और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को अक्षुण्य जिसे हम कहते हैं, ऐसा अभेद्य बना दिया और उनकी शिक्षा के कारण आज हम राष्ट्रव्यापी नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ गए। आप सब जानते हैं हमारे पहले अध्यक्ष, आपको पता ही है कि जब जनसंघ की रचना हुई तो कितने लोग थे उसमें, मुट्ठी भर लोग थे, लोगों को पता भी नहीं होगा। पूज्य गुरु गोलवलकर जी के सानिध्य में आके कुछ ही लोग बैठे, जिसमें अटल जी भी थे, मधोक जी भी थे, और मुस्लिम से मुट्ठी भर का ये लगाइए 14-15 लोग, 1 दर्जन 2 दर्जन लोग मान लीजिए, उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी। और उसके बाद धीरे 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 आपने देखा कि एक सांसद खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुने गए, 2 सांसद और चुने गए, जिसमें से एक पुनः है वेस्ट बंगाल से और एक राजस्थान से चुना गया, यानी 3 सांसद कुल हमारे चुने गए।
मोदी सरकार में मैंने पहले ही बताया, उद्योग और आपूर्ति मंत्री आपको बनाया। सरकार की देश विरोधी, व्यक्ति विरोधी, खाई बनाने वाली नीति को जानते हुए, भांपते हुए आपने रिजाइन दे दिया। ये व्यवस्था सबको पता है कि आप कश्मीर नहीं जा सकते थे, जा ही नहीं सकते थे आप, क्योंकि वहां का राजा अलग, वहां का कानून अलग, वहां का झंडा अलग। राजा यानी प्रधानमंत्री जो वहां रहता था उसको वजीर आलम कहते थे, उसको भी, ये सारे अलग थे, और वहां का कानून अलग। 3 परिवारों ने वहां राज्य चलाया। 302 जैसी कोई धारा नहीं। अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो सीधे पुलिस को, जो 3 परिवार है उसमें से सीधे ऊपर से आदेश जाना है, इस धारा में इसको कुछ दिन बंद कर दो, बाद में देख लेंगे। वहां संविधान नहीं लागू है, कैसी स्थिति होगी? भोजन पर वहां अलग व्यवस्था, राशन पर वहां अलग व्यवस्था, घी पर, तेल पर, नमक पर, सारे खाद्य पदार्थों की अलग व्यवस्था। जो आपको 100 रुपए किलो कोई चीज मिल रही है, वो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो वहां पर उपलब्ध है। एक देश, एक जैसी व्यवस्था, भारत का अंग, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का झंडा फहरा। आखिर कैसा सोच आया होगा? वकालत छोड़ के इधर को आए, क्या जरूरत हो रही थी? अच्छे वकील बन जाते, अपना घर चलाते, बच्चे होते, बच्चों के साथ अच्छी तरह बैठते, राजशाही की तरह से उनसे हाथ मिलाए रखते सब लोगों से। नेहरू जी की तो तूती बोलती थी उस समय। नेहरू जी की तरफ कौन उनके विचारों के खिलाफ जा सकता था? किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और उनके परिवार के कपड़े आपको सबको पता है कि इंग्लैंड जाते थे, जहाज में धुल के तीसरे दिन, चौथे दिन भारत आते थे। वो यहाँ के वॉशर में यानी धोबियों से भी अपने कपड़े नहीं धुलाते थे। एक नई संस्कृति थी, पूरी अंग्रेजियत, और अंग्रेजी उनके फ्रेंड, मित्र, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आपने अगर हिस्ट्री पढ़नी हो तो मुझे बोलना उचित नहीं है, उनकी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से बहुत ज्यादा थी। उनकी संस्कृति भी वैसी थी। सिर्फ वो एक भारतीय टोपी पहनते थे, उनका अजगन पहन लिया उन्होंने, लेकिन पूरा अंतर्मन जो था उनका पाश्चात्य था। यहाँ क्या होगा, यहाँ की समस्याएं कैसे होंगी, जिन कारणों से भारत और पाकिस्तान बना उनको कैसे बांटा जाएगा, कैसे अपने बंधुत्व को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो अपने देश का हिस्सा है वो जा रहा है, दूसरे लोग कह रहे हैं हमारा है, उसे कैसे रोका जाएगा, ये चिंतन ही नहीं था। हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे नेहरू जी दिखाने के लिए, और 97,000 वर्ग मीटर किलोमीटर आज भी उस देश ने हमारी जमीन दबाई है। और आज वो लोग कहते हैं हमसे कि फलाना देश अंदर आ गया, फलाने ने कब्जा कर लिया। अरे पहले हिस्ट्री पढ़ो, क्या हुआ, कैसे हुआ। जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो आप ब्रिगेडियर दलवी की किताब पढ़िए सब लोग। 12 किलोमीटर अंदर तक हमारे जवानों को आना पड़ा, पीटी सूटे बर्फ में, कोई जूते भी नहीं थे, और पीछे से वो लोग खदेड़ रहे हैं, हमारे लोग भाग रहे हैं। ब्रिगेडियर दलवी ने खुद लिखा कि मैं भी उनमें से एक था। ये स्थितियां थी। सोच ही नहीं कहा था, गीत गाओ, गाने गाओ, ये करो, वो करो, क्लब में जाओ, पाश्चात्य तरीके से चलते थे। छिन्न भिन्न देश करके रख दिया। मित्रों, अगर जनसंघ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, पता नहीं ये देश दूसरी गुलामी में कब जकड़ जाता। हमारे लोगों ने जान की परवाह नहीं की और अपने को समर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया देश के प्रति। लेकिन देश की अखंडता, एकता
आज भी जगमगा रही है और आज भी चमक रही है इन्हीं के बदौलत। जब आपको पता ही है कि 2 कानून थे, 2 प्रधान, 2 निशान, यानी 2 झंडे थे। भारत का तिरंगा था, वहां का अलग होता था। यहाँ हमारा इंडियन पेनल कोड, एविडेंस एक्ट और सारी लगती थी हमारी CRPC, वहां अलग एक्ट। और हमारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, भारत का संविधान, वहां उसका कोई मतलब नहीं, उसी में लिखा था एग्जेम्प्टेड कि इसको माफ किया जाता है, वहां का अलग संविधान। और वहां के प्रधान को मैंने बता दिया, वजीर आलम वहां भी बोलते थे, प्रधानमंत्री। आखिर इसे ठीक करने की स्थिति किसकी होनी चाहिए थी, जिम्मेदारी किसकी थी? क्यों नहीं नेहरू जी ने किया? आप पहले प्रधानमंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आना पड़ा। मुट्ठी भर लोगों की पार्टी हमारी, लेकिन राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे। हमने संकल्प लिया था जो जो गलत काम हो रहे हैं हमारे देश में, हमारी जनता के लिए, सर्वजन सर्वहिताय, हम वो काम करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। और इन्होंने जो यात्रा करी, ये भी तोड़ने की नहीं थी बल्कि जोड़ने की यात्रा थी। और जब ये पहले वहां जाने का नहीं था, इनको गिरफ्तार करो करके एक आदेश दिया गया था, और बीच में ही आदेश दे दिया कि नहीं जाने को, गिरफ्तार मत करो। शायद कम लोगों को पता होगा ऐसा क्यों किया, जो वकील होंगे उनको पता होगा। अगर वो यहां रहते पुल से इधर रावी नदी पार करते समय, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लगता उन पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लगता, और वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस रिट करते तो एकदम बाहर आ जाते। बीच में ही कह दिया गया नहीं, इनको जाने दो, सोची समझी साजिश थी, ताकि ये उस सीमा में पुल के उस पार तक चले जाए जहां पर जम्मू कश्मीर का कानून लगता है। कानून क्या था? तानाशाही का कानून था, तभी तो बंद हुए वो, तभी तो बंदी प्रशिक्षण जो हमारा होता है वो लागू नहीं हुई, वो रिट नहीं कर पाए हम। कितना बड़ा षड्यंत्र था, और वो जेल में वहीं रहे, एक झोपड़ी को जेल बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनके साथ बलराज मधोक जी और अटल जी थे। अटल जी उनके सेक्रेटरी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। लगातार बीमार गिरता स्वास्थ्य, खाने पीने की कोई ठीक व्यवस्था नहीं। उनकी लड़की श्रीमती सविता बनर्जी उनकी देखभाल के लिए वहां पर पहुंची। बाद में उनको भेजा गया, देखभाल तो क्या करी, वो बाद ही में पहुंचे वो लोग सब, जो बिल्कुल अंतिम समय पर थे वो तभी गए वो। और हुआ क्या, ऐसी परिस्थितियां वहां उत्पन्न कर दी ताकि उनके मल्टी ऑर्गन धीरे 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 खराब होते जाए। और जब उनकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी थी तब भी वो जीवित रहे। जो आपने कहा पॉइजन दे दिया, वो बात कई हद तक सही है, क्योंकि जो नर्स थी वहां पर, मिस टिक्कू, उन्होंने उनकी बेटी को बताया, सविता बनर्जी को, जब उन्होंने अलग से बैठक की उसके साथ, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इंजेक्ट इनको किया गया जिसके बाद ये चिल्लाते रहे, हम जल रहा है, हम जल रहा है, हम जल रहा है, चिल्लाते रहे, और उसके एकदम बाद शरीर शांत हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और इस बात की पुष्टि नहीं कराई, हम छोटी छोटी जांच बैठा देते हैं, जांच कमीशन बैठा देते हैं। उनकी पूज्य माता जी ने कहा कि मेरे बेटे की जो मौत जिस तरह से हुई है इसकी जांच कराई जाए। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा उनको कि माता जी, वहां की सरकार जो कर सकती थी वो उसने किया, और सरकार का कोई दोष नहीं है, वो हमारे लिए भी प्रिय थे। ये एक हादसा है, ये गलत हो गया है, हम भी दुखी हैं, लेकिन जांच नहीं कराई। और उनको उठाया, सीधे उनको
उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब ऐसी मृत्यु होती है, वैसे भी आपको यह एक्ट है कि आपको पोस्टमार्टम कराना बहुत आवश्यक है। उसका बिसरा रखना चाहिए, उसकी जांच होती है लेबोरेटरी में, कोई पॉइजनस तो नहीं है, कोई पॉइजन तो नहीं खाया, कोई गलत चीज से तो नहीं हुआ, लेकिन नहीं प्रिजर्व किया। माता जी ने खुलेआम मांग करी, लिखित मांग करी कि इनको पूरी जांच करी जाए, नहीं करी। ये अनसुना पहलू है, अनसुलझा पहलू है। अगर आज हम कहें कि जांच करो, क्योंकि आज एविडेंस नहीं है, आज उनका शरीर नहीं है, शरीर जल चुका है। एविडेंस तो शरीर के अंदर होती, साक्ष्य तो शरीर के अंदर पाया जाता। हम उनकी रिपोर्ट लेते, उनके विसरा लेते, सारी चीजों को लेते, तब पता लगता कि वास्तव में इनको मार दिया गया है और मारा गया। तो इतनी धूर्त एक्टिविटीज हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने करी। इसको अगर हम और कठिन और छोटी गलत या टेढ़ी मेढ़ी भाषा से बोले, इसको बहुत ही नीच हरकत बोलते हैं। ये अच्छी हरकत नहीं है। जब एक मां कह रही मेरे पुत्र की मृत्यु का जांच करो, इसमें शंका है, क्या गलत है आपका? अगर आप पाक साफ थे तो सीधे सीधे उनकी जांच होने देते। मां ने जांच करी, आप माने नहीं। मां चिल्लाते रहे, आप माने नहीं, आप पुचकारते रहे। ये स्थितियां वहां की पैदा हुई और उन्हीं की बदौलत, और वो साधारण भी नहीं थे, वो एक किस्म से लीडर बन नहीं सकते। करीब 10 से 11 तक हमारे राज्यसभा सांसद और 30-35 लगभग हमारे माननीय सांसद, उनके नेता बन गए थे। वो इतने प्रखर थे कि लोग उनके साथ आने लगे थे, क्योंकि एक ही राज्य हुआ करता था, एक ही पार्टी हुआ करती थी उस समय, कांग्रेस। विपक्ष में कहां होते थे? ये भी तो पहले उसी में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री ने जब देखा कि ये सरकार गलत कर रही, तब अलग हुए। लेकिन जब बाहर आए, लोकतंत्र कैसे चलना चाहिए, धीरे धीरे उन्होंने सरकार की गलत नीतियों का शालीनतापूर्वक प्रतिकार किया, विरोध करना चालू किया। संभालो देश को, बचाओ देश को, आने वाले देश के लिए खतरा हो जाएगा, ये बोलना चालू किया तो लोग जुड़ते गए उनसे। जनसंघ का पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ था। आपको पता होगा, कई लोगों को जो लिटरेचर पढ़ते हैं, एक से एक चीजें आई। मित्रों, ये आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत आवश्यक है कि जो परमाणु बम बनाया, ये भी आपकी पार्टी, हमारी पार्टी ने प्रपोजल रखा। और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसमें प्रपोजल रखा गया कि परमाणु बम बनना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। कोई करने वाला ही नहीं था। कृषि नीति क्या होनी चाहिए यहाँ की, बॉर्डर की नीति क्या होनी चाहिए, आर्मी की नीति क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने करी। आपको पता है कि गोवा हमको नहीं मिला था। जब जिस समय विभाजन हुआ, किस तरह का संघर्ष उस समय हम लोगों ने करा पुर्तगालियों को खदेड़ने में। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, हर चीज की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निभाई, तब आज देश यहां गया है। वैसे नहीं गया है। बाद में अटल जी जरूर आए, अटल जी के बाद एक श्रृंखला धीरे धीरे, लेकिन अच्छे लोग धीरे धीरे करते गए। फिर एक उभार आया, तो आपने देखा कि अंत समय तक भारतीय जनता पार्टी ने ही ठीक तरीके से हैंडल किया देश को, और आज देश परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। जो हम कहते हैं कि परम वैभव की ओर, इनका त्याग है, इनका बलिदान है। मैंने एक ये कोट किया था कि इनकी मां ने क्या कहा था, कहीं पर लिखा था, अगले दिन उनका पार्थिव शरीर कलकत्ता ले जाया गया। इस अवसर पर कियोरतला शमशान घाट ले जाते हुए उनकी शव यात्रा में लोगों की अविश्वसनीय भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी मृत्यु के बाद सबसे दुखद तथा शर्मिंदगी से भरपूर सुनी सुनाई जाने वाला कहानी का यह पक्ष है कि डॉक्टर मुखर्जी की मां द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु की जांच की मांग के अनुरोध को नेहरू ने ठुकरा दिया। मैंने जो कहा आपसे, मांगी तो रखी थी,
मेरे पुत्र की बहुत ही विवादास्पद परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जांच करो, और उन्होंने ठुकरा दी। जब किसी गणमान्य राजनेता की मृत्यु होती है या संदिग्ध अवस्था में वो गायब कर दिए जाते हैं तो सामान्यतः पूछताछ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत एक आयोग बनाकर उस घटना की जांच की जाती है। पूछताछ अधिनियम है 1952 में बना है, ये सबको ज्ञात होना चाहिए। तो उसके आधार पर आयोग बनाकर जब बड़े लोगों का होता है तो उसकी आयोग की रिपोर्ट आती है कि आखिर सत्यता क्या थी, लेकिन नहीं माना गया। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गायब होने पर शाहनवाज कमीशन 56 में बना, जी.डी. घोषला कमीशन 1970 में तथा मनोज मुखर्जी कमीशन 1999 में महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनाया गया। तो हर हत्या कहीं पर भी जब आशंका हो जाती है तो पूछताछ अधिनियम 1952 की तरह कमीशन बनना बहुत जरूरी होता है, आयोग बनना। जो रिपोर्ट आती आती, अभी तो हमने आशंका जताई थी, माँ जिसने बच्चे को पैदा किया 9 महीने अपने कोख में पाला है, वो माँ की क्या गुजरी होगी जब नेहरू ने उसको ठुकरा दिया। ये असली चेहरा और विभत्स चेहरा था जवाहरलाल नेहरू का, वो आज उनके खानदान में भी दिखाई देता है। जो आपने 25 जून आने वाला है 1975 को हमको कहते हो संविधान बदल दिया आपने, पूरे देश में ये बात फैलाकर भारतीय जनता पार्टी को इस समय हराने की कोशिश करी, बदनाम करने की कोशिश करी, उतना नहीं कर पाए। आप जितना आप कर रहे थे, फिर भी बहुत कुछ आपने किया, लेकिन संविधान किसने बदला, संविधान किसने तोड़ा? आप इमरजेंसी का पीरियड आप तक देखिएगा, जो अभी 25 जून को आने वाला है, 2-3 दिन के बाद आप फिर इकट्ठा होंगे, अर्धरात्रि में नाखून तक निकाल देंगे पत्रकारों के नाखून। मैं कांग्रेस का, आप भाजपा के, मैं भाजपा का, आप कांग्रेस के, हमारी नहीं बनती है। आपने सी कह रहा है, बस खाली फलाना बड़ा गड़बड़ कर रहा है, दुश्मनियां निकाल दी, जेलों में ठूस दिए गए, भूखे मार दिए, कितने लोगों की आंखें सूख गई, खाने नहीं दिया। कानून किसने बदला? संविधान को खतरा किसने पैदा किया? संविधान बदलने वाले थे। राजनारायण जी की याचिका पर इंदिरा जी का चुनाव रद्द कर दिया गया, आप नहीं मानी, आपने इमरजेंसी लगा दी, कानून के ऊपर से आपका विश्वास उड़ गया। आप हम लोगों को बताते हैं, आपने हमेशा इस देश के साथ ज्यादती करी है कांग्रेस के मित्रों ने, और वो लांछन लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। परम श्रद्धेय मुखर्जी जी, जिनके बारे में आशंका ही नहीं, टिप्पू नर्स ने बताया उनकी बेटी सविता को, बनर्जी को, कि एक ऐसा इंजेक्ट इनको किया गया जो उनकी देख रेख कर रही थी, कि उसके बाद ये चिल्लाने लगे, हम चल रहा है, हम चल रहा है, हम चल रहा है, बोले, उछले और शांत हो गया शरीर। ऐसे आपने मारा। इसलिए आज हम सब लोग उनको श्रद्धासुमन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी हर साल बलिदान दिवस के रूप में उनके आज के दिन को मनाती है। उनका अगर बलिदान नहीं होता तो आज कश्मीर में भारत का झंडा नहीं फहरा होता। उनके बताए रास्ते पर हम हमेशा चुनाव में रहते थे कि 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और एक नारा और होता था हमारा, क्या नारा था? जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सोना का सारा का सारा। किसने बोला है? इसको अगर किसी ने सही माने में फलित किया, सही माने में फलित किया और इस पर काम किया, उनके पक्षियों को, उनके सपनों को संजोया, तो भारत माता की आज जो अमूल्य धरोहर है माता की, और भारत माता की संतान नरेंद्र मोदी जी, लोगों ने कहा खून की नदियां बह जाएंगी अगर हाथ भी लगाया कानून पर। बहते रहे, हम गलत नहीं कर रहे, देश हमारा है, हमारे देश का हिस्सा है। हमारे गृह मंत्री जी ने
पेश किया था पिछले वाले सत्र में लोकसभा के, मुझे भी उसका साक्षी होने का मौका मिला और मैंने भी वोटिंग करी, वोट दिया। वो वोट मैंने नहीं दी, वो आपने दी, सारी जनता ने, क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधि हूं। 370 हटा दी, 35 हटा दी। आज खून की नदियां नहीं, आप पूछ लीजिए कश्मीर में विकास की नदियां बह रही है, वहां के होटल खाली नहीं है। इक्का दुक्का जैसे धोते रह रहे हैं, आतंकवादी बौखलाए हैं। दलहीज में आज चाल बहाल है और सिंगारे वाले उसी तरह से उतरे हैं जैसे पहले निकलते थे। मैं खुद गया और जो दल झील में वहां पर उनकी नावें चलती हैं या बड़ी बड़ी चीजें हमने लगा रखी है, उसकी बुकिंग 3-3 महीने 4-4 महीने तक की पैक चल रही है। हाउस बोट इतना ज्यादा वहां आज एकदम बदलाव आ गया है। जो कल तक हथियार उठाते थे, आज वो लक्ष्मी माता की उन पर कृपा है, उनके हाथों पर काम करने के लिए किसी ने स्टिक ली है, कोई धन और चादर बुन रहा है, कोई सिंगारे चला रखा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई वहां की शॉलें चला रहा है, बना रहे हैं कश्मीरी शॉल। एक एक चीज में आज कश्मीर आगे आ गया है। इसके जड़ में, मूल में अगर देखा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। आज जिस दिवस को हम मना रहे हैं उसको मूर्त रूप अगर किसी ने दिया है, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़े थे उसके लिए, लेकिन आज जो मूर्त रूप इस समय दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमने अपनी रट नहीं छोड़ी, अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। हमने हमेशा और हमेशा कहा कि कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा और अंततः आज वहां भारत हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा रहा है। और भारत माता की जय और भारत जिंदाबाद के नारे और तिरंगा फहरा रहा है। घाटी में भी ये बदलाव आया है। भारत माता की जय। इसलिए मित्रों, ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बहुत ही पवित्र दिन है। और इस दिन के लिए ही हम लोग आज से नहीं लगातार संघर्ष कर रहे थे कि जब हम कश्मीर में बेरोक जा पाएंगे, कश्मीर की वादियों का आनंद ले पाएंगे, कश्मीर टूरिज्म में सबसे आगे होगा, कश्मीर के चिनार के वृक्षों को देख पाएंगे, चाहे बड़गाम हो, चाहे हमारे और भी अन्य जितने भी वहां पर देखने लायक चीजें हो, या वैष्णो देवी माता का मंदिर हो, हम कहीं भी हो, या अमरनाथ की गुफा हो, चाहे अनजाने में आज भी आतंकवादी कभी कभी अपना बौखलाहट में इतना दुखा पेश करते हैं, लेकिन वो बचते नहीं है। ये है भारत, ये है हिंदुस्तान, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसे कहते हैं मित्रों, हम सब लोग बलिदानी लोग हैं, हम सब लोग त्यागी लोग हैं, हम सब लोग देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं, हम सब लोग देश को इंटरनेशनल लेवल पर विकसित करने वाले लोग हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है कि 2045 तक जब 25 साल बाद ये देश विकसित होगा तो जबरदस्त एक बूम और हम विश्व की नंबर 1 की आर्थिक शक्तियों में होंगे। और इन 5 सालों में जहां मैं भी इस समय सांसद, आपने मुझे चुना है भारी बहुमत से, इसमें हम तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। इसके लिए काम चालू हो गया है। 2047 में हम नंबर 1 आर्थिक शक्ति बनेंगे, विकसित देश बनेंगे। इसमें काम चालू हो गया है। हर कार्यकर्ता को पता होना चाहिए कि 165 करोड़ जनता उस समय हो जाएगी 25 साल के बाद 2047 में। 165 करोड़ जनता के लिए कितने आवास चाहिए, कितने नए शहर बसाने होंगे, कितने स्कूल चाहिए, कितने कॉलेज चाहिए, कितने मेडिकल स्कूल चाहिए, कितने यूनिवर्सिटी चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितना पानी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में वाटर लेवल नीचे जाते रह रहा है। इस पर काम चालू हो गया है, वैसे ही नहीं कहा है। इस समय अगर 72 साल की उम्र मोदी जी की हो गई है, 25 साल के बाद मैं समझता हूं कितनी हो जाएगी। गणित के MSc सुरेश जी आपने किया 97 साल, 97 हो जाएगी। हम रहे या न रहे, मां क्या है वो
विचार रहे न रहे, ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच। नहीं तो चुप बैठ जाते, यार 97 की उम्र में मैं क्या करूंगा, मुझे क्या लाभ है, मैं अपने बच्चे को ठीक कर लूं, अपने भतीजों को ठीक कर लूं, अपने भाई को कह दूं कि इसे प्रधानमंत्री बनाना। सोचा कभी परिवार को कहीं लाए? देखा किसी ने? कोई आगे नहीं। अगर कोई परिवार में कभी आएगा भी तो अपने बल पर आएगा, काम के बल पर आएगा। जब अगर कोई आया भी तो अपने स्वार्थ के बल पर नहीं आएगा। आज आप देख रहे हैं लोगों के बेटे, लोगों की बेटियां, नाती नातिनियां आज नेतृत्व पकड़े हुए हैं, अरबपति बने हुए हैं। तुम्हारी तो इनकम की कोई भी आपदा नहीं थी, कोई जरिया भी नहीं है, देश का नेतृत्व पकड़े हुए हैं, आज बरगलाते रहते हैं। हमको पता है कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा, अभी कौन बना, और बना दिया अगर उदाहरण के लिए किसी तीसरे आदमी को, तो हमको पता है कि चलाएगा कौन। आज भी जो अध्यक्ष है चला कौन रहा है आप सब जानते हैं आगे से जाके। लेकिन यहां सबको पता है कि छोटे से राज्य से नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश हमारे बगल का 4 सांसद है, वहां वो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। अमित शाह जी गुजरात से आके उसके अध्यक्ष बन सकते हैं, आपको पता है। मुरली मनोहर जोशी जी उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के रहने वाले इस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। आपने देखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पार्टी के ग्वालियर से जिन्होंने चुनाव लड़ा, अन्य क्षेत्रों से भी लड़ा, अध्यक्ष बन सकते हैं। आडवाणी जी इस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। और भी तो बताइए एक दो नाम। नितिन गडकरी जी इस पार्टी के अध्यक्ष नहीं, उससे पहले नाम बताइए जो बहुत ही गरीब। वेंकैया नायडू जी से भी अलग बताओ पहले। और श्यामा प्रसाद लक्ष्मण जी इस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। मतलब वहां के लोग, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नातेदारी नहीं, कोई पिताजी नहीं, कोई नानी नहीं, कोई दादा नहीं, कोई दादी नहीं पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। और मैं अपना उदाहरण देता हूं, कंकर तोड़ने वाला भारत की संसद में 2 बार आप लोगों द्वारा पहुंचाया जा सकता है, और देश के रक्षा मंत्रालय जैसा जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आज एक सांसद के रूप में और बेहतर काम कर सकते हैं। कई पूछते हैं तुम्हें क्यों नहीं बनाया? अरे भाई मेरे पिताजी की बकौती है क्या? समीकरण देश में बनते हैं, कई चीजें बनानी पड़ती है। आज मैं हूं, कल आप है, परसों आप है, यही तो हमारी पार्टी है, घूमते रहते हैं। इसलिए मैं कभी छोटा दिल और कभी बात भी नहीं करता। मैंने पूछा भी नहीं, लोग कहते हाय क्या हो गया, मैंने कहा खुद हो गया, जाहि विधि राधे राम ताहि विधि रखिए, प्रसन्न रहने की बात है। बस कार्यकर्ता को काम करना है, काम करना है, रात दिन काम करना है। आपने काम किया तो आप उत्तराखंड में नंबर 1, हिमाचल में नंबर 1, जम्मू कश्मीर में नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कई जगह नंबर 1, और देश के कई हिस्सों में नंबर 1। उधम सिंह नगर नैनीताल सीट का इतिहास टॉप 5 में, टॉप 10 में आ गया है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको सत नमन करता हूं कि मुझ जैसे आदमी को आपने दोबारा भेज दिया। न पैसे टक्का, न कुछ नहीं, और फिर जितना अपना हैंड टू माउथ है उसमें से मस्त रहते हैं जैसे रहते हैं। चाहे विधि राधे राम ताहि विधि रहिए, खूब दंड बैठक लगाइए, सूर्य नमस्कार किया, खूब दंड बंदे। मुझसे कहते हैं अब तुम सुस्त होने लगे। मैंने कहा पहले मोटा हो रहा था, पेट निकल रहा था, आजकल ठीक कर रहा हूं भैया। काम कैसे करेंगे, लोगों के बीच में अधिकतम पहुंचना है। और कल ही मैंने एक ऐसी जगह गया रोहड़ गांव में कि 75 साल में कोई सांसद नहीं गया वहां। मैंने अपने माननीय विधायक जी से पूछा आप आए थे? उनका नहीं। मैंने कहा जब आप कांग्रेस में तब आए? नहीं। और जब हम दोनों पहुंचे तो लोग ऐसे देखने आगे जैसे वो कोई निकल के आता कहीं से ना, किसमें कहते हैं जिसमें जानवर बंद किए रहते हैं, सर्कस से बाहर आता सबको सांसद, कोई सांसद। तो ऐसा कहते मुझे भगवान से। मैंने कहा प्रभु कहां पहुंचा दिया आपने? मैं थोड़ी हूं, मैं कहीं नहीं हूं, ये आप हैं। आप लोगों ने पहुंचाया, आपने जान लगा दी, एड़ी चोटी लगा दी, अब तक यहाँ पे
चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अलग जगाई थी, उसको अंजाम तक किसने पहुंचाया? इन कार्यकर्ताओं ने अंजाम तक पहुंचाया। वो तो आपके सबको पता है कि आज ही के दिन 53 में चले गए, स्वर्ग चले गए, लेकिन अलग जगह रखी, हिम्मत नहीं हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। उनके जाने के बाद भी उन्होंने जो दीप जलाया था, लौ जलाई थी, हमने बुझने नहीं दी, और आज कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। आज हमारे, इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से मैं पूजनी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देता हूं, और निश्चय ही वो प्रभु के श्री चरणों में होंगे, और आज उनकी आत्मा प्रसन्न चित्त होगी, वो देख रहे होंगे, और वहां से वो अपना आशीर्वाद बरसा रहे होंगे हमारे देश पर, कि जो उन्होंने बीड़ा उठाया था उसको आज कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेतृत्व ने पूरा किया। इसलिए मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं। भारत माता की जय।